everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्य कोचिंग रूम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है एमसीक्यूज के लिए वो रहने वाला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, चाहे आपके कोई भी एग्जामिनेशन की हम बात करें, चाहे आपके कोई छोटे एग्जामिनेशन की हो, चाहे किसी भी बड़े एग्जामिनेशन की हम बात करें, जैसे कि आपके एचएस हो गए या फिर कोई दूसरे एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस आपके इक्वली हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि नेशनल इनकम के ऊपर जो मैंने टॉपिक्स है, जो लेक्चर्स है, वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो आप सभी के लिए, आप सभी की सुविधा के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप उन टॉपिक्स को कम्प्लीटली देखें, कम्प्लीटली जानें, आपको नेशनल इनकम का कंप्लीट आइडिया हो, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके कमेंट बॉक्स में जो वीडियो के लिंक्स है वो पिन कर रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी देख सकते हैं बहुत इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। पहले इजी इजी क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम थोड़े से मॉडरेट लेवल के और हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, यानी कि भारत विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज इनकम। भारत की आय में जो आपके पास कौन सा सेक्टर है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम साल 2025 की यानी कि करंट ईयर की, अभी वाले ईयर की बात करें 2025 में, तो आपके पास वैसे तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र इसका सही आंसर होना चाहिए था। ठीक है, सेवा क्षेत्र सही होना चाहिए था, बिकॉज सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 55 से 60% के बीच में आपका है, कुछ इसी आसपास में है। लेकिन यहाँ पे सेवा क्षेत्र आपका कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर जो है आपका सेवा क्षेत्र में आता है, लेकिन अकेले बैंकिंग का योगदान आपका ज्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सही आंसर होगा आपका विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है आपका, हम मानते हैं, देखिए हम प्राइमरी सेक्टर पढ़ते थे जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। सेकेंडरी सेक्टर हम पढ़ते थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, और थर्ड यानी कि आपका टर्शरी सेक्टर, हम तृतीयक सेक्टर पढ़ते थे जिसमें कि हमारे पास में सेवा क्षेत्र आता था, जिसमें कि आपका ये बैंकिंग सेक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसका होता है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर तो दिया गया है, लेकिन कंप्लीटली बैंकिंग सेक्टर का योगदान आपके पास में हम नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा है। बैंकिंग के साथ अगर दूसरी सेवाएं दी गई होती, कंप्लीट सेवा क्षेत्र की बात की गई होती, देन यहाँ पे आपके पास सेवा क्षेत्र ही सही आंसर आता था। लेकिन अभी आपके पास में यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, और इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट आपके लिए वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमारी इंडियन जीडीपी में किसका कितना कितना योगदान है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आई होप आप सभी उस लेक्चर को भी देखिएगा ताकि आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। और यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्टली सेवा क्षेत्र मेंशन किया गया है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। तो सेवा क्षेत्र आपका डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है, इट मीन्स यहाँ यही सही आंसर होगा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि 55 से लेकर 60% के आसपास में इसका कुछ योगदान आपके पास में है, तो इट मीन्स यहाँ पे सेवा क्षेत्र ही सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। और सबसे कम योगदान की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान अभी भारतीय आय में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। अब देखिए, योजना काल से अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि योजना काल से आपके पास में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है घटा है, भारतीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 में ये जो योगदान था ये आपका 50% के आसपास था। ठीक है, 50% के आसपास था। लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो ये हमारा 15 से 17% के आसपास ही योगदान हमारा बच चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने के कारण हमारा जो कृषि क्षेत्र है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में, या हम कहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो घटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। तो डायरेक्टली अभी जस्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसका सबसे ज्यादा योगदान है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। अब देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्वेश्चन आपका भले ही सेम है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले आपके पास में कुछ और पूछा गया था, लेकिन अभी यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात की गई है। ठीक है, हालांकि
हालांकि मैंने बहुत पहले ही आपको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, बट हो सकता है आपके पास एग्जामिनेशन में ये इस तरीके से पूछा जाए जहां राष्ट्रीय आय में डायरेक्टली आपके पास योगदान पूछा जाए। तो सीधा सीधा आपका जो आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र, और सबसे कम योगदान है आपका कृषि क्षेत्र का 15 से 17% के आसपास। ठीक है, तो अगली हम बात करते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान कैसा होता है। अब देखिए, जब हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है ना, तो हम क्या चाहते हैं, डेवलप इकोनॉमी का मतलब है कि आपके पास इकोनॉमी में लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ रही है। अब जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, तो लोग क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो वो क्या करते हैं, आपके पास में अब देखिए इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो सेविंग भी करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, सेविंग करने के लिए बैंकों में जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो तृतीय क्षेत्र है यानी कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग एंड ऑल ये सारी चीजें आती है, वो आपके पास में बढ़ेगा। इस तृतीय क्षेत्र का योगदान आपके पास में क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोगों का जीवन स्तर बढ़ने के साथ साथ आपके पास में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय आपके पास में क्या होती है, व्हाट डज द नेशनल इनकम ऑफ नेशन रिप्रेजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, और आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा होगा लिंक उस वीडियो का, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेशनल इनकम क्या है, तो उत्पादन क्रियाओं का जब योग हम करते हैं ना, उत्पादन क्रियाओं का योग, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कि कितना हमने उत्पादन किया, कुल वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन किया गया राष्ट्र में, तो वही हमारी नेशनल इनकम होती है। मैंने आपको बताया था कंप्लीटली कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए थे मैंने, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। और अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो एनएनपी एट एफसी, ठीक है, एनएनपी एट एफसी हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, और इसके बारे में मैं जस्ट इसी लेक्चर में इसी वीडियो के लास्ट तक आपको डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज वहां पे आपका एनएनपी एट एफसी का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो एनएनपी एट एफसी को कंप्लीटली मैं आपको वहां पे बताने वाली हूँ। अदरवाइज अगर आपको कंप्लीटली इसको जानना है फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो आप हमारी दी गई वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बता रहा है राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे होना था एनएसएसओ होना था यहाँ पे, की स्थापना कब हुई, यानी कि एनएसएसओ हम बोलते हैं ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आपके पास में कब हुई थी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा एनएसएसओ है उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, 1950 में उसकी स्थापना हुई थी, और आपके पास में ये जो स्थापना थी ये की गई थी आपके प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर। ठीक है, पीसी पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर आपके पास में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता होगा कि भारत में जितने भी सांख्यिकीय डाटा होते हैं, जितने भी डाटाज होते हैं हमारे पास, स्टैटिस्टिकल डाटाज होते हैं, उनको एकत्रित करने का काम इसी एनएसएसओ का होता है। और आपके पास में अगर आपको थोड़ा सा और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं इसमें दूं, तो 2020 में एनएसएसओ को 2020 में एनएसएसओ को आपका सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साथ मिलाकर, किसके साथ में, सीएसओ के साथ में मिलाकर क्या बना दिया गया, एनएसओ बना दिया गया। ठीक है, एनएसएसओ था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एंड जो बनाया गया है एनएसओ, ये क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आज की डेट में अगर हम कहेंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो डाटा है वो कौन इकट्ठा करता है, तो वो करता है हमारा एनएसओ आज की डेट में। ठीक है, और एनएसएसओ की जो स्थापना है वो की गई थी 1950 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा। और ध्यान रखिएगा कि आज की डेट में नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी डाटाज होंगे उसको कलेक्ट करने का काम होगा एनएसओ का। ठीक है, जो कि पहले किसका होता था, एनएसएसओ का होता था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या बता रहा है, ये देखिए, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1951 में। ठीक है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी।
और ये आपके पास में राष्ट्रीय आय और अन्य सांख्यिकीय डाटा तैयार करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो सीएसओ है ना, ध्यान रखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सीएसओ अब क्या है आपके पास में एनएसओ बन गया है, मतलब एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया गया है अब, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में है, राष्ट्रीय आय क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या है आपके पास में, आप देखिए, मैंने जस्ट अभी आपको जब पहले वाला लेक्चर बताया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एनपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पर जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है हमारे पास में नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा कैसे निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है जब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट व्यय, ठीक है, घिसावट व्यय को घटा देंगे तो हमारा एनएनपी आएगा। और एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी दो धारणाएं हमारे पास में होती है, जस्ट इसमें ही आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास में। तो एनएनपी एट एफसी एट एंड एनएनपी एट एमपी क्या होता है, अब ध्यान रखिएगा, एनएनपी एट एफसी जो होगा वही हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम कहलाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में सही आंसर हो जाएगा एनएनपी एट एफसी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है किसके द्वारा अनुमानित की जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आपके पास में करंट डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी अगर हम साल 2025 की बात करते हैं तो अभी अब क्या किया जाता है, किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा इकट्ठा किया जाता है डाटा, यानी कि राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है, एनएसओ के द्वारा। लेकिन पहले पहले आपके पास किसके द्वारा होती थी, नीति आयोग के द्वारा नहीं होती थी, वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं होती थी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं होती थी, यानी कि सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता था। और अब जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को एनएसओ बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो अब आपके पास में एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज्यादा है, और इसकी है आपके पास में सही आंसर होगा गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय आपकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है। अब देखिए इससे पहले बात हुई थी ज्यादा आय वाले राष्ट्र की, सॉरी आपके राज्य की, अभी बात हो रही है सबसे न्यूनतम यानी कि कम आय वाले राज्य की। तो यहाँ पे सबसे कम आय किसकी है, आपकी बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 1867 एंड 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था, ठीक है। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय का प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नारोजी यहाँ पे सही आंसर है, दादा भाई नारोजी के द्वारा आपके पास में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया गया था। और इन्होंने आपके पास में ड्रेन थियरी का कॉन्सेप्ट दिया है। ड्रेन थियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इंडियन इकोनॉमी में, पता होना चाहिए आप सभी को कि ड्रेन थियरी आपकी क्या होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जस्ट आने ही वाला है तो मैं वहां पे आप सभी को डिस्कस कर दूंगी कि ड्रेन थियरी का मीनिंग क्या होता है। तो दादा भाई नारोजी आपके पास में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यस अगला क्वेश्चन है, ड्रेन थियरी किसने प्रतिपादित की थी। अब देखिए जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि दादा भाई नारोजी के द्वारा आपकी ड्रेन थियरी प्रतिपादित की गई है, ठीक है। और ये जो ड्रेन थियरी है ये क्या बताती है कि आपके पास भारत की, देखो ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज का अपने देश से दूसरे देश में चले जाना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ड्रेन थियरी थी वो ड्रेन किस चीज का था, हम बोलते हैं ना, जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ब्रेन ड्रेन, ठीक है, ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो काम करने योग्य जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है या फिर अच्छे अच्छे जो लोग हैं जिनका जो बहुत अच्छी तरीके से अपने देश में काम कर सकते थे, लेकिन वो क्या करते हैं हमारे देश में काम ना करके अच्छा खासा पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब कि अपने देश से दूसरे देश में चले गए। फिर उसी तरीके से यहाँ पे जो ये ड्रेन थियरी थी दादा भाई नारोजी की, इसमें बताया गया था कि जो हमारे देश का पैसा है ना, हमारे देश की जो मनी है वो दूसरे देश यानी कि ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स लोगों ने, जब हम भारत जो है ब्रिटिशर्स के अधीन था, उन्होंने हमारे देश का ऑलमोस्ट मनी है वो हम कह सकते हैं ड्रेन कर दिया था। ड्रेन इन द सेंस भारत से अपने ब्रिटेन को वो ले गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपके पास में ब्रेन ड्रेन का, सॉरी ब्रेन ड्रेन का नहीं, आपकी ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्रेन ड्रेन तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया कि ब्रेन ड्रेन आपका क्या होता है। तो यहाँ पे दादा भाई नारोजी आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम चले तो 15 क्वेश्चन बताता है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो मैंने आपको जब इसका प्रॉपर लेक्चर करवाया था तो वहां पे मैंने 3 विधियां आपको बताई थी। फिलहाल यहाँ पे आपकी 2 ही विधियां दी गई है, उत्पादन विधि, आय विधि। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन विधि या आय विधि दोनों दोनों विधियों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जहाँ पे बोथ मेथड यहाँ पे करेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी की जो 2 विधियां है आपके पास में, बाकी की जो विधियां है उसके बारे में भी जस्ट क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो हम वहां पे इसके बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को ये चीजें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ बिकॉज बेटा जो आपका ये जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि विद इन 2 मिनट्स आपको समझ आ जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, डिटेल में समझना है, तो कंप्लीटली इसके ऊपर लेक्चर्स हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसी वजह से ये वाले जो एमसीक्यूज है ये मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको एटलीस्ट वो जो प्रीवियस वाले हमने कॉन्सेप्ट करवाए हैं ना वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। आई जस्ट होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके पास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, ठीक है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किससे संबंधित है। अब देखिए पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, दूसरा है राष्ट्रीय आय से संबंधित, तीसरा है साक्षरता लिटरेसी से संबंधित, एंड चौथा है हमारे पास में किससे संबंधित, आपके जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन से संबंधित। तो अगर मैं आप सभी को बताऊं तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना उसका मतलब आपके पास में क्या है कि 1950 से लेके 1980 तक भारत की जो जीडीपी में वृद्धि दर है ना वो कितनी थी, मतलब एक कांस्टेंट रेट था उसका, उसमें ना तो ज्यादा वृद्धि हो रही थी ना तो ज्यादा कमी हो रही थी। 3.5% के आसपास जो है हमारी जीडीपी चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिवर्ष की जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी पर ईयर जो हमारी जीडीपी थी वो कितनी चल रही थी, 3.5% के आसपास चल रही थी। कब से, 1950 से लेके 1980 तक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास में हम कह सकते हैं आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपके पास में होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपके पास कह सकते हैं ये जो पर कैपिटा इनकम है, वन सेकेंड, ओके ओके, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आई थिंक पर कैपिटा इनकम होगा, बिकॉज पर कैपिटा इनकम जीडीपी के साथ साथ में जो पर कैपिटा इनकम थी ना आपकी वो आपके पास में कितनी चल रही थी, आपके 1 से 1.5% के आसपास में चल रही थी, ठीक है। कब से कब के बीच में, 1950 से 1980 के बीच में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास में ध्यान रखना है, ये जो हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा दिया गया, प्रोफेसर राज कृष्णा, ठीक है, राज कृष्णा के द्वारा दिया गया था कि ये आपके पास और दिया कब था, 1978 में दिया गया था, ठीक है। 1978 में हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। एंड ये किससे रिलेटेड था आपके पास में, 1950 से लेके 1980 तक आपका प्री लिबरलाइजेशन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कितनी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी 2% के आसपास, ठीक है। और जीडीपी की ग्रोथ थी 3.5% के आसपास, और जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी वो थी 1 से 1.5% के आसपास, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या सिस्टम था, आपका हिंदू ग्रोथ रेट का था। कि हिंदू ग्रोथ रेट का सिंपली मतलब ये था कि हमारी जो ग्रोथ रेट है ना वो ना तो ज्यादा बढ़ रही है ना तो ज्यादा हमारी घट रही है, ठीक है। एक कांस्टेंट लेवल पे चल रही है हमारी पर कैपिटा इनकम एंड हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। 19 who was the chairman of the national income committee formed in 1949।
नेशनल इनकम कमेटी 1949 के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पास में VKRV राव। ठीक है, VKRV राव आपके पास में अध्यक्ष थे, और इसमें कुछ अन्य सदस्य भी थे। कौन से सदस्य थे? उस सदस्यों में आते हैं, एक थे आपके गाडगिल, एक थे आपके पास में महालनोबिस। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके पास में जो चेयरमैन थे वो थे आपके VKRV राव, और ये दोनों आपके पास में मेंबर्स थे, गाडगिल एंड आपके महालनोबिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बता रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ठीक है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस से पहले किसने लगाया था अनुमान? अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके NSSO की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो स्वतंत्रता के बाद आया था, ये भी स्वतंत्रता के बाद आया था CSO। लेकिन आपके पास में नारोजी एंड शिराज जी के द्वारा आपके पास में ये अनुमान पहले लगाया गया था। नारोजी मतलब दादा भाई नारोजी एंड शिराज की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके पास C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 19 की। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय आय जो समिति बनी थी स्वतंत्रता के बाद में, उसकी स्थापना की गई थी 4 अगस्त 1949 को। ठीक है, 4 अगस्त 1949 को उस समिति की आपके पास स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय के अनुमानों को किस श्रृंखला में रखा गया है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम एस्टिमेट्स वर प्लेस्ड अंडर विच सीरीज? यहाँ पे आपके पास में क्या है? कन्वेंशनल सीरीज है, रिवाइज सीरीज है, या न्यू सीरीज है, ऑल ऑफ द एबव है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो है बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, तो ज्यादा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाया था कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि इस समिति की स्थापना आपके पास कब की गई थी, तो इसमें कोई भी ऐसा खास कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है। डायरेक्टली आपको याद रखना है कि कब आपके पास स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एंड इसमें है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? अब देखिए, भारत में जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जाती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको किया जाता है आपका करंट प्राइसेस और आपके कांस्टेंट प्राइसेस दोनों के बेसिस पे। ठीक है, दोनों के बेसिस पे आपका राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगर आपने पहले वाली पुराने वाली जो हमारी वीडियोस है जिसमें कंप्लीटली मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में कॉन्सेप्ट्स को समझाया था, अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से देखा होगा तो वहां आपने पाया होगा मैंने करंट प्राइसेस आपको बताया था और कांस्टेंट प्राइसेस आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, करंट प्राइस को हम क्या बताते थे? आपका नॉमिनल जीडीपी बताते थे। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस को हम बोलते थे रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड आपका रियल जीडीपी। ठीक है, और ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसकी क्या विशेषता थी? इसमें इन्फ्लेशन ऐड रहता था। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति इसमें ऐड रहती थी। ठीक है ना, यानी कि जब हम बोलते हैं करंट प्राइसेस की हम बात करते हैं, करंट प्राइसेस का मतलब है जो प्राइसेस चल रहे हैं और वहां पे मुद्रास्फीति को ऐड किया जाता था, लेकिन रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति को ऐड नहीं किया जाता था। ये इसकी यहाँ पे विशेषता थी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। तो आगे हम बात करते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? अब देखिएगा, जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए एक बेस ईयर लिया जाता है ना। तो ये जो बेस ईयर है ये करंटली आपका क्या चल रहा है? आपके पास में 2011-12 आपके पास में बेस ईयर चल रहा है, और अब आपके पास में इस बेस ईयर को चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि आगे आपके पास में जब आपका जो अभी 2026 का जो डाटा आएगा जीडीपी का, उसमें बेस ईयर को चेंज किए करने की बात की जा रही है, और बेस ईयर आपके पास 2022-23 करने की वहां पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि अब इसके बाद में जो भी हमारा डाटा आएगा जीडीपी से रिलेटेड, उसमें बेस ईयर हमारा 2011-12 नहीं लिया जाएगा, 22-23 को लेने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम, परंतु अभी करंटली ये आपका जो बेस ईयर है वो 2011 एंड 12 ही है।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है? देखिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसको कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम कह सकते हैं कठिनाई है। सबसे पहले दिया गया है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। सेकेंड है लो सेविंग रेट यानी कि कम बचत दर। तीसरा है अर्ध बेरोजगारी। चौथा है मुद्रास्फीति यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब देखिएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अब इसका मतलब क्या है आपके पास में? अमौद्रिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत में देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कंप्लीटली जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी होती है वो आपकी कंप्लीटली मनी टर्म्स में नहीं की जाती, मुद्राओं में नहीं की जाती। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग कई बार काम किया जाता है कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन एंड ऑल, ठीक है। या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि कोई सर्विसेज, जैसे कि हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया और वो हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया, ठीक है, अपने खुद के उपभोग के लिए किया, तो इसका मतलब नेशनल इनकम में हमने वो चीजें तो काउंट ही नहीं की जो हमने खुद ही इस्तेमाल कर दी। मान लो किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, अगर तो हम उसको मार्केट में बेच देते हैं तब तो वो हमारे पास नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज किया तो इसका मतलब उसको हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कोई नेशनल इनकम में वो ऐड नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब इसी प्रकार के जो नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर है, जो कि मौद्रिक क्षेत्र में नहीं आते हैं, अमौद्रिक क्षेत्र जो होते हैं, वो आपके पास में एक समस्या बन जाती है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी समस्या नहीं आती है? कौन सी समस्या नहीं आती है पूछा गया है, नहीं आती है। अब देखिए, सबसे पहला है सांख्यिकीय विधियों की कमी, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। सेकंड है जन सहयोग की अधिकता, अबंडेंस ऑफ पब्लिक कॉपरेशन। क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 है अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। और लास्ट है आपके पास में निर्यात उत्पादन की कमी, लैक ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास में क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी समस्या नहीं आती है, ठीक है, कौन सी समस्या नहीं आती है। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे जो समस्या आप देख सकते हैं कि जो भी ये 3 पॉइंट्स है ना, पॉइंट नंबर 1 इसमें कमी की बात है, पॉइंट नंबर सी इसमें विषमता की बात है, और पॉइंट नंबर डी इसमें कमी की बात है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे आपके नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा कि जन सहयोग की अधिकता यहाँ पे आपके पास में क्या है कि कमी नहीं है। अब देखिए, जन सहयोग की जब अधिकता होगी तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, ठीक है ना, मतलब कि वो समस्या नहीं बनेगी, वो तो अच्छी बात है ना कि जन सहयोग लोगों का मिल रहा है। तो इट मीन्स ये आपका अबंडेंस ऑफ पब्लिक कॉपरेशन आपके पास में समस्या नहीं होगा, यानी कि आय की गणना में कौन सी समस्या नहीं आती, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके पास में अच्छी बात है, आपकी कमी नहीं है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25 की, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देखिए, मैंने जस्ट इसके पहले ही आपको बताया था कि दादा भाई नारोजी जिन्होंने ड्रेन थियरी का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने आपके पास में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। चलिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दादा भाई नारोजी ने धन का पलायन सिद्धांत, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ड्रेन थियरी, ठीक है, किस पुस्तक में बताया था? तो कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने ड्रेन थियरी का कॉन्सेप्ट दिया था? उस बुक का नेम था आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 26 है, दादा भाई नारोजी ने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में बताया था? इन विच बुक डिड दादा भाई नारोजी एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी? अब देखिए, कौन सी पुस्तक में दिया गया था आपके पास में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है आपके, डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं होता है आपके पास, तो सिंपल सी चीजें हैं, आपको एकदम से ही चीजें ये क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? अब देखिए, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज नेशनल इनकम, बार बार यही क्वेश्चन आपके पास में देखने को मिल रहा है। मैंने जस्ट आपको अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 का मतलब है इस साल में आपके पास में सबसे कम योगदान किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। उस सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का है। और सेकंड नंबर पे अगर योगदान की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र का हमारे पास में सेकंड नंबर पे योगदान आता है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर का, उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर का, उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है। जस्ट अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया है, तो आई थिंक आप सभी को इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, इजीली आपके पास में यहाँ पे पता चल सकता है कि आपका भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान लिस्ट योगदान प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, 15 से 17% के आसपास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ ही समय पहले, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले था और अब आपके पास में एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप है, यानी कि आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप आपके पास में क्या होता है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे देखते हैं, सबसे बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास में कब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब इंक्रीज होता है तो इट मीन ये हमारे पास में आर्थिक वृद्धि को दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। अब देखिए, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट, मतलब कि नेशनल इनकम को जब अकाउंट करेंगे ना तो उसमें बाकी सारी चीजें तो इंक्लूड की जाएगी, सिर्फ एक मेथड नहीं इंक्लूड किया जाएगा। क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा, अब देखिए, जब हम नेशनल इनकम को, हमने बताया था, जब मैंने आपको डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम को हम अकाउंट करेंगे तो उसका मतलब क्या है, सभी प्रकार के निर्यातों का योग लेंगे ना हम, ऑब्वियसली लेंगे कि हमने जो निर्यात किए हैं तो निर्यात से हमारे पास पैसा मिला है, पैसा मिला है यानी कि हमने अपनी वस्तुओं को बाहर दूसरे देशों को भेजा तो उससे हमको इनकम हुई, और वो इनकम क्या होगी, हमारी राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी ना, ऑब्वियसली जुड़ेगी। सभी प्रकार के व्ययों का योग ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था, व्यय विधि पढ़ाया था, वहां पे भी हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के व्यय का योग हमारे पास में आता है, तो डेफिनेटली आपके पास ये भी आएगा। सभी प्रकार की आय का योग तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इट मीन्स ये तीनों चीजें हमारी नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। हम देखते हैं इन तीनों तरीकों से हम नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं, लेकिन बचत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा नेशनल इनकम को काउंट करने का नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा गया है कि किसको छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़कर, यानी कि कौन सी चीजें जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपकी नहीं आएगी, ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों की तीनों चीजें हम नेशनल इनकम को अकाउंट करते हुए ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की, निम्न निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब देखिए यहाँ पे है, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, यानी कि इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, एंड आपका नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री पर एजेंट को दिया गया कमीशन। अब देखिए ये जो चीजें है ना, ये सब कुछ आपके पास में आएगी। मैंने आपको बताया था जो ये लॉटरी वाली चीजें है ना, लॉटरी एंड ऑल, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती आपकी। ठीक है, ये तो अनएक्सपेक्टेड इनकम है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कंप्लीटली डिटेल में इन चीजों को जानना है तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैंने आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन की गई वीडियोस में कंप्लीटली बताया है। कंप्लीटली वहां पे बताया है जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एटएफसी क्या है, एक एक पॉइंट आपको वहां पे अच्छे से क्लियर किया गया है। और आपके पास में ये जो विधियां है राष्ट्रीय आय के आकलन की, आय विधि, व्यय विधि, और आपके पास में तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, वो सारी चीजें हमने क्या किया है, अच्छी से एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां पे दे रखी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीटली इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है। अब देखिए पर कैपिटा इनकम हमको निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, राष्ट्रीय आय में से जब हम भाग देंगे किसको, आपका कुल जनसंख्या को, देश की कुल जनसंख्या को, तो वो हमारे पास में क्या आएगा, प्रति व्यक्ति आय।
आएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हमारे पास में आएगा जब हम टोटल हम कह सकते हैं आपके राष्ट्रीय आय को भाग देंगे किससे, जितनी कुल पॉपुलेशन है हमारी, टोटल पॉपुलेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन आपके पास में सही है। अब देखिए, सही पूछा गया है, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। नहीं, गलत है, क्योंकि कृषि का तो हिस्सा कम है, सबसे कम है, इट मीन्स गलत है। कृषि की अपेक्षा उद्योगों का हिस्सा अधिक है, ये आपके पास में सही हो सकता है। ठीक है, एंड आगे आगे हम देख सकते हैं आपके पास में उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का हिस्सा अधिक है। एंड उसके बाद में आपके पास में कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का हिस्सा अधिक है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके पास बता रही है कि सेवाओं का हिस्सा जो है ना सबसे ज्यादा है, कृषि से भी ज्यादा है और उद्योगों से भी ज्यादा है। अगर इन दोनों में देखें ना, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है कहीं ना कहीं आपके पास सही हो सकती थी, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आपकी डी वाली स्टेटमेंट में कुछ और लिखा गया होता, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिंपली हम बात करें कृषि और उद्योग की, और यहाँ हम बात करें उद्योग और सेवा की सिर्फ, लेकिन यहाँ कंबाइंडली हमारे पास बता दिया गया है कि कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक है। इट मीन्स यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, सेवाओं का हिस्सा जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं आपका 35 की। क्वेश्चन नंबर 35, अमीरों की तुलना में गरीब अपनी आय का बचत करते हैं, मतलब कि कंपेयर टू द रिच द पुअर सेव्स, मतलब पुअर आपके पास में कितना सेव करते हैं, ज्यादा सेव करते हैं, कम सेव करते हैं, या कैसा कितना सेव करते हैं। अब देखिए आपके पास में आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं गरीब व्यक्तियों की, ठीक है, तो गरीब व्यक्ति क्या करते हैं, जितनी भी उनकी इनकम होगी ना उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। मैंने बताया था उनकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, यानी कि उपभोग करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास जब आय आती है तो वो जो है अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदता है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति है उसके पास ऑलरेडी वो वस्तुएं होगी। ठीक है, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, गरीब व्यक्ति ज्यादा खर्चा करता है, ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है उपभोग की वस्तुओं पे, और उसके पास में कम पैसा बच जाता है सेव करने के लिए। इसका मतलब अपनी आय के छोटे हिस्से की वो सेविंग करता है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम हिस्से की या फिर छोटे हिस्से की सेविंग करता है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा तो वो अपना खर्च कर देता है अपनी वस्तुओं को कंज्यूम करने के लिए, अपनी नीड की चीजों को खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का सही घटते क्रम में योगदान क्या है। घटते क्रम में पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे बड़े वाला योगदान देखना है, सबसे ज्यादा किसका योगदान है, उसके बाद में कम, उसके बाद में कम हमने देखना है। अब देखिए मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का, उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र का, उसके बाद है कृषि क्षेत्र का। तो इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ बढ़ते क्रम में पूछा गया होता तो यहाँ पे सबसे पहले कृषि आता, उसके बाद उद्योग आता, उसके बाद सेवा क्षेत्र आता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बताया गया है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है, यानी कि व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन इंडिया। जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी निकालने के लिए जो बेस ईयर हम लेके चलते हैं वो है हमारा 2011-12, और अब आपके पास में जब फरवरी 2026 में अगला जीडीपी का डाटा निकलेगा हमारे पास में, तो उसमें बेस ईयर को चेंज किया जाएगा, और चेंज किया जाएगा 22-23 बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट वाला स्कैनरियो भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र या फिर टर्शियरी सेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 39, एंड क्वेश्चन नंबर 39 आपका बता रहा है सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी। यह एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। बिल्कुल ठीक है, यह किसी अवधि में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर कुल व्यय के बराबर है। ठीक है, यह किसी अवधि में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय के बराबर है। अब देखिए अगर हम इनकम मेथड की बात करते हैं ना, तो इनकम मेथड में हम लेते हैं कि टोटल सम ऑफ ऑल इनकम। ठीक है, सम ऑफ ऑल इनकम, यानी कि जो कि हमारे पास
वस्तुओं और सेवाओं का जो भी बाजार मूल्य हमारे पास होगा, ठीक है, उसको हम लेंगे आपके इनकम मेथड में। लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुल व्यय को बराबर, मतलब कि कुल व्यय को मानते हैं, यानी कि कुल व्यय के आधार पे सम को लेते हैं, कुल व्यय का सम लेते हैं, तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के आधार पे हमारी नेशनल इनकम निकलती है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही होगी, कि आपका इनकम मेथड को देखेंगे तो आपका पहले वाला स्टेटमेंट सही है, और एक्सपेंडिचर मेथड को देखेंगे तो दूसरे वाला स्टेटमेंट सही है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि क्या सिस्टम होता है, जी एन पी माइनस एन एन पी, जी सॉरी एन एन पी माइनस जी एन पी, जी एन पी माइनस पर्सनल इनकम, या फिर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास आंसर सही हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जी एन पी में से जब हमको एन एन पी निकालना है, ठीक है, ठीक है ना, कि ये होगा बराबर आपके डेप्रिसिएशन के, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे, देखो डेप्रिसिएशन, अब देखिए अगर हमने एनएनपी निकालना है, ठीक है ना, एनएनपी निकालना है हमने, तो वो कैसे निकलता है, जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब तो एक ही हुआ ना, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैं आपको सिंपली ये समझा देती हूँ, यहाँ देखो हमने क्या किया है, हमने बोला है सीधा सीधा जी एन पी माइनस एन एन पी इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हमने एन एन पी, अगर हम इस डेप्रिसिएशन को इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा, जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एन एन पी, यही बनेगा ना, इक्वल टू एन एन पी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम बोलते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कब निकलता है, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन या फिर गिरावट व्यय या फिर मूल्य ह्रास को निकाला जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जी एन पी माइनस एन एन पी, आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आप सभी ने लेक्चर्स को प्रीवियस वाले देखा होगा, और जिस भी बच्चे ने उस लेक्चर को अच्छे से देखा है तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या यहाँ पे इस चीज को समझने में आएगी, बिकॉज बहुत ही अच्छे से बड़े ही डिटेल में मैंने पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज मैंने आपको क्लियर की है, जीएनपी जीडीपी से लेके आपकी नेशनल इनकम तक के सारी कॉन्सेप्ट, फिर चाहे आपके पास में कोई भी कॉन्सेप्ट हो इससे रिलेटेड आपका, वो सब कुछ, पर्सनल इनकम क्या होता है आपका, क्या, या आपके पास में एन एम पी एफ सी, ये वाले कॉन्सेप्ट क्या है, वो हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आय को मापने की विधि वैल्यू एडिड मेथड हमारा होता है, डेफिनेटली होता है, मूल्य संवर्धित विधि जिसको बोलते हैं हम, और इनकम मेथड हमारे पास में बिल्कुल होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड भी हमारा होता है, लेकिन निवेश विधि कोई विधि नहीं है। इट मीन्स अब देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपने देखना है वंस के, क्वेश्चन आपने देखना है, क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं होगी, तो इसका मतलब निवेश विधि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं, कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है। वंस अगेन आपका वही क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड होगा, उत्पाद मेथड होगा, और आय विधि होगा, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे पास में होगी, लेकिन मैट्रिक्स मेथड कोई भी मेथड आपके पास में नहीं है। इट मीन्स अगर यहाँ पे भी नहीं है की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स मेथड सही आंसर हो जाएगा, कि मैट्रिक्स मेथड आपका राष्ट्रीय आय मापन की कोई विधि नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते समय एनएनपी में से क्या घटाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को निकालते समय यही चीज मैंने आपको बताई थी, एनएनपी एट एफसी जब हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम निकालते हैं एनएनपी एट एफसी, तो वहां पे क्या घटाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम घटा देते हैं, जिससे कि हमारे पास में क्या आता है, नेशनल इनकम आता है, ठीक है, नेशनल इनकम आता है। किस में से घटाएंगे, ये देखिए राष्ट्रीय आय निकालते समय एनएनपी में से, एनएनपी एट एमपी में से, ठीक है, एनएनपी एट एमपी में से हमने क्या निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देना है, तब जाके हमारा क्या आता है, एनएनपी एट एफसी आता है। बात समझिएगा अच्छे से, देखिए मैं क्लियरली इसको आप सभी को क्लियर यहाँ पे कर देती हूँ कि क्या सिस्टम होता है हमारे पास में। अगर हमारे पास एन एन पी एट एम पी दिया है, और हमको निकालना क्या है, एन एन पी
NNP एट FC हमको निकालना है, ठीक है, NNP एट FC हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, NNP एट MP में से क्या निकाल देंगे, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकाल देंगे। और ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा रखा है, बड़े डिटेल में, काफी लंबा आपके पास में वो लेक्चर था शायद, तो देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या सिस्टम यहाँ पे होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपका PYQs या फिर MCQs का सेशन है, तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगी इन कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज बड़े डिटेलिंग वाले कॉन्सेप्ट है, जिसको जानने के लिए आपको पहले GDP का पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको NDP का पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको NNP NDP का पता होना चाहिए, फिर आपको NNP का पता होना चाहिए, तब जाके हम बात कर सकते हैं NNP एट FC और NNP एट MP की। इसलिए आप सभी को मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग कंप्लीटली तैयारियां करना चाहते हैं, सचमुच में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को डेफिनेटली आप लोगों को देखना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, GNP से NNP निकालने के लिए किसे घटाया जाएगा, ठीक है। GNP से NNP निकालने के लिए, अब देखो मैंने कितनी बार आपको अभी भी बता दिया है कि GNP है, ग्रॉस जब हमारे पास में होता है तो उसमें से नेट निकालने के लिए हम क्या निकाल देते हैं, GNP में से डेप्रिसिएशन को, ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को हम निकाल देते हैं, तो हमारा क्या आता है, NNP आता है, ठीक है, हमारे पास में NNP आता है। तो इट मीन यहाँ पे मूल्य ह्रास आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। अब देखो अभी जस्ट वही क्वेश्चन आ गया फिर से, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका GNP माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका NNP होगा, ठीक है, NNP होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 46 हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 46 बता रहा है किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या होता है, ठीक है, NNP आपके पास में क्या होता है। तो अभी भी हमने वही चीज देखी थी कि NNP आपके पास में क्या होगा। अब देखिए GDP में से जब हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे, यानी कि ये लास्ट वाला जो बताया गया है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा NNP कहलाता है, ठीक है ना। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट व्यय को निकाल देना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका आपका NNP कहलाएगा। 3 से 4 बार यही सेम क्वेश्चन आपका रिपीट होके आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जबरदस्त इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वार्षिक वृद्धि आपकी क्या होगी, आपका आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक होगी, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, यानी कि जो व्यक्ति की आय है ना, रियल इनकम है, वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है आपके पास, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास में आपका सर्वोत्तम सूचकांक होगा आर्थिक विकास का। अब देखिए वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अगर हम नॉमिनल देखिए करंट प्राइसेस की बात करते हैं ना, तो करंट प्राइसेस का मतलब है इन्फ्लेशन यहाँ पे ऐड रहेगा, अगर इन्फ्लेशन ऐड रह गया तो इसका मतलब क्या है, तब तो राष्ट्रीय आय हमारे पास में लगेगा ही ना कि बढ़ गई है राष्ट्रीय आय, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन हम नहीं लेंगे। अगर हमने एक्चुअल में देखना है कि कितना वृद्धि हुई है, कितना विकास हुआ है, तो हम रियल नेशनल इनकम की बात करते हैं, अपने नॉमिनल GDP की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे करंट प्राइसेस की बात नहीं की जाएगी, कांस्टेंट प्राइसेस की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होगा, जब हम रियल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, रियल GDP की बात करते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बचत दर में वृद्धि ये तो नहीं आएगा, भुगतान संतुलन ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं ना कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस की, करंट प्राइसेस में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन ऐड होता है, और कांस्टेंट प्राइसेस में हमारे पास में इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बताएं कि एक्चुअल जो ग्रोथ है, एक्चुअल जो आपके पास में डेवलपमेंट है, वो कैसे दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है जब हम इन्फ्लेशन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कांस्टेंट प्राइसेस पे हम एक्चुअल ग्रोथ को दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां किस देश के GDP का हिस्सा होती है, ठीक है। अब देखिए भारत के मछुआरों ने पकड़ी है ना, तो वो आपके पास में किसका हिस्सा होगी, भारत देश का हिस्सा होगी, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो इनकम होगी आपकी GDP का किसका हिस्सा होगी, हमारे भारत के हिस्सा होगी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं ना, तो इनकम मेथड में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सबको मिलने वाली इनकम को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, उन सबको जो इनकम मिलती है, अब आप सभी को पता है उत्पादन के साधन मैंने आपको बताए थे, क्या है, लैंड है यानी कि भूमि है, लेबर है यानी कि श्रम है, कैपिटल है यानी कि पूंजी है, एंड आपके पास में एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर है यानी कि आपके पास में उद्यम है। तो लैंड को जो मिलता है आपके पास में, लैंड को दिया जाता है रेंट, ठीक है, और लेबर को दिया जाता है वेजेस, मतलब इनके प्राइसेस की बात की जा रही है। अब आप अपने घर में लेबर वाले काम काम करने के लिए लगाते हैं ना, तो उनको आप वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं, उनको आप रेंट नहीं देते। ठीक है, इट मीन्स उनको मिलता है वेजेस, और आपकी कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और आपके एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो इट मीन्स यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें, रेंट आपके पास में इंक्लूड किया जा रहा है, आपका वेजेस इंक्लूड की जाएगी, इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाएगा, प्रॉफिट इंक्लूड किया जाएगा। और मैंने बोला था आपके पास में इनके अलावा जो मिक्स्ड इनकम होगी, मिक्स्ड इनकम का मतलब है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कि मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं एक जगह पे मुझको सैलरी मिल रही है, और दूसरी जगह पे मतलब कि एज अ वेजेस मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, वेजेस मुझको मिल रही है, दूसरी जगह पे मैं कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, मान लीजिए मेरी कोई दुकान है, वहां से मुझको पैसा मिल रहा है, तो इट मीन वो भी हमारा नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंक्लूड की जाएगी अलोंग विद द इनकम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को तो ऐड किया ही जाएगा, साथ ही साथ में मिक्स्ड इनकम को भी ऐड किया जाएगा। लेकिन जो आपकी ये पेंशन एंड ऑल होती है ना, पेंशन हो गई, या फिर आपके पास में हम कह सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, ये चीजें आपकी नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती है जब हम आय विधि को लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पेंशन आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एंड क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास में बता रहा है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने निर्यात जोड़ने होते हैं और आयात को घटाना होता है। ठीक है, निर्यात को जोड़ना होता है और आयात को घटाना होता है। ठीक है, एड, एक्सपोर्ट एंड सब्सट्रैक्ट, इंपोर्ट। ठीक है, यानी कि देखो निर्यात क्यों जोड़ेंगे हम, समझ लीजिएगा बात को, निर्यात को क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब हम निर्यात करते हैं ना वस्तुओं का, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश से वस्तुएं दूसरे देश को गई और दूसरे देश से पैसा हमारे देश को आया। ठीक है, इसका मतलब उससे हमारी इनकम बढ़ी। ठीक है, इसका मतलब वो हमारी राष्ट्रीय आय में आएगा, यानी कि इनकम बढ़ी तो मतलब नेशनल इनकम बढ़ी हमारी। ठीक है, लेकिन जब हम आयात आयात की बात करते हैं तो आयात को घटाया जाता है, क्यों, क्योंकि आयात का मतलब है कि हम दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीद रहे हैं। ठीक है, और वस्तुओं को खरीदेंगे, इसका मतलब जो इनकम है वो दूसरे देश की बढ़ेगी, हमारी घटेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि आयात को घटा देते हैं और निर्यात को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इट मीन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं। यहाँ मुद्रा मूल्य है, दिस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, मुद्रा मूल्य क्या होता है, सिंपली ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए एक वर्ष में उत्पन्न अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य आपका लिया जाता है। मतलब कि मुद्रा मूल्य क्या होता है, देखो हम बोलते हैं ना मौद्रिक मूल्यों को लिया जाता है। ठीक है, तो कौन से मौद्रिक मूल्यों को, मतलब जब हम नेशनल इनकम को अकाउंट करेंगे तो वहां पे मौद्रिक मूल्य लिया जाएगा। किन चीजों का मौद्रिक मूल्य लिया जाएगा, उन चीजों का जो कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होगी, उनका मौद्रिक मूल्य लिया जाएगा आपके पास में जीडीपी के अकाउंटिंग में। ठीक है, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें हम देखेंगे व्यय विधि में जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यय विधि में यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाएगा, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेटा निकालते हैं तो वहां पे आपके पास में क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर हमारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मूल्य ह्रास व्यय हमारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में बड़े अच्छे से मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर कर रखा है अपने प्रीवियस वाली क्लासेस में। तो मुझे लगता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा उनके लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ईजी रहे होंगे। एंड क्वेश्चंस में
कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बाकी आई जस्ट होप कि आप सभी को आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। एंड क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मीडियम आपका बिल्कुल सिंपल टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई था आपका, मतलब कि हर एक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड करे थे, तो जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम आ सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।